हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के संपादक आलोक जोशी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आज दिन में हमने देखा कि नया मंत्रालय मंत्रिमंडल परिषद में आया और अब शाम होते होते हम सबके पोर्टफोलियो में भी बड़े भारी चेंजेस होते हुए देख रहे हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? जैसे स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। हाँ विपिन, अभी तक लग रहा था जब तक ये लिस्ट नहीं आई थी कि शायद कोई खास परिवर्तन नहीं हुए हैं। कुछ नाम हैं, कुछ राज्यों से कुछ लोग ले लिए गए हैं। लोग ऐसे सवाल भी उठा रहे थे कि राजस्थान के कई नाम हैं, फिर उत्तर प्रदेश पर जोर कैसे। तो अब दिख रहा है, जो आप मंत्रालय देखें जिस तरह के नाम दिख रहे हैं, कि शायद सरकार बहुत डायरेक्ट काम करने के मूड में दिख रही है और चुनाव पर उसकी नजर है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। लेकिन साथ में परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाएगा। कुछ मंत्रालय जो खास तौर पे, आप जैसे बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो है वो स्मृति ईरानी को एचआरडी से हटाकर और टेक्सटाइल में ले जाना, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री में पिछले दिनों बहुत सारे विवाद रहे हैं। टेक्सटाइल कोई मामूली मंत्रालय नहीं है। टेक्सटाइल इस सरकार के एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन एजेंडा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो वहां भी वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, इसका मौका उन्हें दिया गया है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उनका कद घट गया या उनको उनके पर कतर दिए गए। लेकिन एचआरडी में एक प्रकाश जावड़ेकर जैसे आदमी को, जो बहुत शांत संयत स्वभाव के आदमी हैं, सभी लोगों से मिलकर रहते हैं और शायद गंभीर रूप से इसमें भूमिका निभा सकते हैं। जयंत सिन्हा के बारे में कहा जा रहा था कि वित्त मंत्रालय में अभी तक जो उनका कामकाज है वो बहुत अच्छा माना जा रहा था। उन्हें जो जिम्मेदारी नई सौंपी गई है वो एविएशन एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। पिछली जो मिलीजुली सरकारें होती थी उसमें सबसे मजबूत जो एलआई होते थे या अपनी पार्टी के बहुत खास लोगों को ये मिनिस्ट्री दी जाती थी। और जो हम अकबर साहब को देख रहे हैं विदेश मंत्रालय के लिए, क्योंकि एमजे अकबर बोलने में, रिश्तों में अनुभव के तौर पे सामने हैं। एमजे अकबर को उनके एक्सपीरियंस का फायदा दिया गया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण नाम संतोष गंगवार जी। संतोष गंगवार को जिस तरह से नई जिम्मेदारी दी गई है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश के बहुत कमिटेड बीजेपी वर्कर हैं। बहुत वर्षों से पार्टी में साइलेंटली काम करते रहे हैं। बहुत जमीनी स्तर पर अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ है। लोग जाकर उनसे सीधे मिलते हैं, बात करते हैं। उनको जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, ये एक साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कमिटेड लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। और इसके आगे कैसे पैन आउट होता है अभी हम देखेंगे, क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है जो लक्ष्मण के पास है। लेकिन जो उसमें से बड़े नाम जिसके हम जिक्र कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी अब टेक्सटाइल मंत्री होंगी, देश की एचआरडी मिनिस्ट्री चली गई है प्रकाश जावड़ेकर के साथ और जावड़ेकर के पास, और एविएशन आ गया जयंत सिन्हा साहब के पास जो देश के वित्त राज्य मंत्री है। एमजे अकबर अब विदेश राज्य मंत्री होंगे, यानी वो सुषमा स्वराज के साथ काम करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश के वित्त मंत्री से लेकर अब दे दिया गया है देश के आवास मंत्री को। और इस बीच हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रही है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी इस चर्चा में शामिल हो रहे। रामकृपाल साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? कोशिश होगी रामकृपाल जी से यहां पर संपर्क हो। इस बीच मैं एक विपिन आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज जो रह गई, रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मंत्री थे। कुछ लोग उन्हें कॉल ड्रॉप मंत्री कह रहे थे, उनका काफी मजाक उड़ाया गया। लेकिन मेरी समझ से रविशंकर प्रसाद को अगर टेलीकॉम मंत्रालय से हटाया भी गया है तो वो इसलिए नहीं कि वहां काम खराब था। उनको एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कानून मंत्रालय में दी जा रही है, क्योंकि इस सरकार के सामने अब जो बहुत इमीडिएट एजेंडा है वो कानूनी कामकाज का है। बहुत महत्वपूर्ण काम है। रविशंकर प्रसाद एक जमे हुए वकील हैं। उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। शायद फ्लोर मैनेजमेंट में दूसरी पार्टियों को साथ लेने में वो काम आते हैं। तो मुझे रविशंकर प्रसाद की जिम्मेदारी भी कम होती हुई नहीं, बढ़ती हुई दिख रही है। राइट। तमन्ना भी हमारे साथ जुड़ गई। तमन्ना, आज तो आवाज अड्डा पूरी तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों के इंक्लूजन पर ही था और अब
ठीक आधे घंटे या 1 घंटे के अंतराल पर ही हम देख रहे हैं कि ये पूरा नया पोर्टफोलियो बनके आ गया, यानी कि मोदी सरकार एक तरीके से पूरे नए रूप में आ गई। विपिन, इस पैनल पर जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो भी ये कह रहे थे कि असली कहानी बाकी है और पोर्टफोलियो से ही असली कहानी निकल कर आएगी। और जो लॉ मिनिस्ट्री की बात अभी आलोक जी कह रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जिस तरह की इस वक्त एक टसल हो रही है, एक लड़ाई हो रही है, नए जजेस की नियुक्ति की बात हो या बड़े बड़े केसेस में सुप्रीम कोर्ट में सरकार है एक पोजीशन लेकर, वहां पर रविशंकर प्रसाद शायद एक नई सोच ले आए, नया पावर ले आए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स अब किसके पास आ रही है वो एक बड़ा सवाल है क्योंकि जीएसटी पर जो विवाद छिड़ने वाला है मॉनसून सेशन में, जिस तरह से उसको पास कराना है सरकार को, और वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कोई डिटेल निकल कर आ रही है लक्ष्मण? हाँ, यहाँ पे पार्लियामेंट के जो कैबिनेट का दर्जा का जो पद है अनंत कुमार के पास आया है। अनंत कुमार के पास पहले केमिकल फर्टिलाइजर का जिम्मेदारी थी, अब इनके ऊपर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे जो आप कह रहे थे तमन्ना, बिल्कुल सही कि जो सेशन शुरू होने वाला 18 तारीख से उसमें इनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि अनंत कुमार को पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। और हालांकि वो पहले से काफी मजे हुए राजनीतिक माने जाते हैं और समझा जा रहा है कि शायद अब इस नई भूमिका में ये फ्लोर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा पाएंगे। इसमें खासतौर से जो पहले जिम्मेदारी थी आपको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, प्रकाश जावड़ेकर जी की, उनसे वो जिम्मेदारी ले ली गई है। तो अभी पूरी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि अनंत कुमार के ऊपर होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो हुई है कि पीयूष गोयल को एक और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, वो है माइंस मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार अब इनके पास होगा, जो पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास होता था। यानी एनर्जी पूरी तरह से कह सकते हैं कि पीयूष गोयल जी के पास आता हुआ दिख रहा है। विजय गोयल जो पहले भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं एमओएस में, उनको अब इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, और साथ ही साथ उनको उमा भारती जी के मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनमें खासतौर से स्वराज मंत्री के तौर पर यानी उमा भारती की सहयोगी के तौर पर ये यहाँ पर काम करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह को अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन का भी जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री के तौर पर। ये भी एक डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है बड़ी खबर के तौर पर। ओके, आलोक जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि जीएसटी को पास कराना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी सरकार के लिए और फ्लोर मैनेजमेंट पर काफी निंदा हो रही थी कि नंबर्स इतने हैं लेकिन आप फिर भी उस तरह से बिल्स पास नहीं कर पा रहे हैं, छोटे से तादाद में ऑपोजिशन आप पर हावी हो रही है, और शायद इस चेंज के पीछे वो एक चीज देखी जा सकती है। बिल्कुल हो सकता है। अनंत कुमार फिर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका अक्रॉस द पार्टीज कनेक्ट है, जो जनता के बीच रहने के लिए मशहूर हैं। और साथ में अगर मैंने सही सुना है तो एसएस अहलूवालिया को भी संसदीय कार्य का राज्य मंत्री बनाया गया है। वो भी बहुत अच्छी आउटरीच रखते हैं, अक्रॉस पार्टीज उन लोगों से बात कर सकते हैं, मैसेज को साफ साफ पहुंचाते हैं। इस तरह के 2 मंत्री अगर ये सरकार संसदीय कार्य के लिए रख रही है तो जाहिर है कि वो इस चीज पे ध्यान दे रही है कि उसको फ्लोर मैनेजमेंट कैसे करना है, जो दल उसके साथ कुछ मुद्दों पर नहीं है उनको कैसे साधना है। और हमारे साथ अब रामकृपाल सिंह जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, पहले तो आपकी टिप्पणी, जिस तरह से पोर्टफोलियोज बदले गए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा संदेश क्या दिख रहा है? देखिए, मैं आपकी पूरी तरह से जो है एक्चुअली सुन नहीं पाया हूं, मैं गाड़ी में हूं। और लेकिन जो अभी आप लोगों के बातचीत से थोड़ा मुझे ये एहसास हो रहा है या पता चला है कि जावड़ेकर जी को शायद एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई है, और ये जो आप अनंत कुमार और अहलूवालिया को संसदीय कार्यों का ये जो दिया गया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अगर मैं ये है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप जो सही अभी कह रहे थे कि जीएसटी को पास कराना एक बहुत बड़ा वो चैलेंज है बीजेपी के सामने, और एक थोड़ा सा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो सारी पार्टियों में जिसकी मतलब माना जाता हो कि थोड़ा सा वो इसमें कुछ अलग से कोशिश कर सके, जिसका पीआर वर्क बहुत अच्छा हो। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं से जो इमीडिएट चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जो भी कदम उठाया है, मुझे लगता है कि यही सब है। तो जो इमीडिएट चुनौतियां हैं और थोड़ा बहुत जो कुछ आलोचना जिन मुद्दों पर हो रही थी उसको भी उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने की मुझे लगता है कोशिश की गई है कि भविष्य में इस तरह की चुनौतियां न आए तो अच्छा है।
जी रामकृपाल जी, इस समय लक्ष्मण हमारे साथ लाइन पर हैं। लक्ष्मण, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है इस लिस्ट को देखकर कि जब जयंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्ट्री से हट गए हैं, उनको एविएशन का प्रभार दे दिया गया है, तो अब वित्त मंत्री अरुण जेटली का साथ देने के लिए वहां कौन है? क्योंकि वो वित्त मंत्री होने के साथ साथ इस सरकार में और भी बहुत सारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। मंत्री अरुण जेटली को साथ देने के लिए जयंत सिन्हा की जगह संतोष कुमार गंगवार होंगे, जो कि वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इस बीच में आलोक सर में एक महत्वपूर्ण बात देना चाहूँ कि मनोज सिन्हा, जो कि रेलवे के राज्य मंत्री अब तक थे, रेलवे राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। कम्युनिकेशंस का इंडिपेंडेंट चार्ज यानी स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा को दिया गया। एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, बड़ी खबर है। मनोज सिन्हा अब कम्युनिकेशंस के स्वतंत्र प्रभार मंत्री होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि रविशंकर प्रसाद जी के नाम के सामने से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हटा हुआ दिख रहा है। सिर्फ उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, जो कि खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन कम्युनिकेशन के इंडिपेंडेंट चार्ज अब यहाँ पे मनोज सिन्हा के पास आता हुआ दिख रहा है। बीच में एक खबर आई थी, आप लोगों ने चर्चा की कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी ऑन किनको दी गई है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 2 राज्य मंत्री होंगे जो यहाँ पर साथ देंगे। वो है मुख्तार अब्बास नकवी, पहले भी संसदीय कार्य मंत्री के राज्य मंत्री के तौर पर थे, वो बने रहेंगे। एसएस अहलुवालिया वहाँ पे राज्य मंत्री रहेंगे और जाहिर तौर पर एसएस अहलुवालिया बहुत ही इन सब मामलों में माहिर माने जाते हैं। तो फ्लो मैनेजमेंट में इनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। मनोज सिन्हा का नाम सुन के लक्ष्मण एक बार फिर उत्तर प्रदेश याद आ रहा है। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से सांसद हैं और वो भी अच्छे खासे लोकप्रिय जननेता हैं। उत्तर प्रदेश की नजर से देखें तो इस रिशफल में आपको क्या संदेश दिख रहा है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो भी मंत्री हैं, जो या तो पहले से मंत्री थे या फिर जो नए राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए गए हैं, उनकी जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही है। खासतौर से आप संतोष कुमार गंगवार, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे कि वहाँ काफी जमीनी स्तर पर काफी अच्छी पकड़ है, उनको टेक्सटाइल से उठा करके सीधे वित्त राज्य मंत्री बनाया जाना अपने आप में एक बड़ी खबर आ रही है। जो मनोज सिन्हा है, उनके पास रेलवे की जिम्मेदारी तो है ही, जो काफी सक्रिय राज्य मंत्री माने जाते हैं, और साथ ही साथ में उनके पास जो है कम्युनिकेशन का मंत्रालय सौंपा जाना अपने आप में बड़ी खबर कह सकते हैं कि यूपी के लोगों के लिए एक यूपी के जो मंत्री हैं उनको यहाँ पे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो यहाँ पे सौंपा गया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है यूपी के लोगों के लिए। स्मृति ईरानी की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें, स्मृति ईरानी को एचआरडी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री मानी जाती है और टेक्सटाइल्स जो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन स्मृति ईरानी, आलोक जी और विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर। लेकिन पहले आलोक जी, जिस तरह के एक विवादित उनका टेन्योर रहा है, चाहे वो ट्विटर पर लड़ाइयां हो या जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, क्या उसका असर दिख सकता है? उसके कॉन्टेक्स्ट में इस बदलाव को देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है तमन्ना देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसे ऐसे देखा जा सकता है। लेकिन साथ में मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि टेक्सटाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है इस सरकार के जॉब क्रिएशन एजेंडा को लेकर, इसलिए इसे सीधे सीधे स्मृति ईरानी के पर कतर दिए गए नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जावड़ेकर जी को एचआरडी मिनिस्ट्री देकर यह संदेश दिया जा रहा है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कंट्रोवर्सी से बचना चाहती है, वो वहां कुछ ठोस काम देखना चाहती है, और एक ऐसे आदमी को उसका जिम्मा दिया जा रहा है जो मृदुभाषी है, दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में के लिए मशहूर है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, पहले तो आपकी पहली टिप्पणी इस रिशफल पर क्या है? मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो उन्होंने एक्सपेंशन किया था और उससे लग रहा था कि ये एक बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ किया गया एक्सपेंशन है। लेकिन ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये लगता है कि वो गवर्नेंस पे उतनी तवज्जो देना चाहते हैं जितनी की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पे पार्टी, और गवर्नेंस जो है वो बिना विवाद के की जाए। और एचआरडी मिनिस्ट्री में बात सच है कि बहुत विवाद थे स्मृति ईरानी जी के चलते, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो एचआरडी के मुकाबले में कुछ भी मिनिस्ट्री नहीं है। मैं समझता हूँ निमित्त मात्र सी मिनिस्ट्री है वो, और वो उनको रखा है मंत्रिमंडल में, ये अच्छी बात है। और वहां पर जो एचआरडी है, एचआरडी एक बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री है, और एचआरडी का मैं समझता हूँ कि भारत के भविष्य से बहुत ही सीधा सीधा संबंध है। अगर हम एक नॉलेज इकोनॉमी बन के
दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर हमको जो नॉलेज को गवर्न करने वाली मिनिस्ट्री है, जो नॉलेज इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने वाली मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में हमको बिना विवाद के सरकार चलानी पड़ेगी, अपना कामकाज चलाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कहा जाता है बार बार कि आरएसएस से काफी दखल रहता है एचआरडी मिनिस्ट्री में, और उस दखल के चलते विवाद होते हैं। प्रकाश जावड़ेकर उन विवादों को कैसे निपटते हैं, उन विवादों से, ये देखने वाली बात है। क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर की पहली वाली मिनिस्ट्री जो थी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उसमें स्वयं प्रकाश जावड़ेकर जो थे वो कुछ विवादों में घिरे थे, और जो देश के प्रमुख एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे नई सरकार की एनवायरमेंट पॉलिसी पर, और जिस समय क्लियरेंसेस प्रदान की जा रही थी उस संदर्भ में। तो नए एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, ये आपको पास आ गई है जानकारी क्या? लक्ष्मण, आपके पास जानकारी आई है क्या? हाँ, क्या तो क्या नए पर्यावरण मंत्री कौन है? नए पर्यावरण मंत्री के तौर पर यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी है, आपको एक सेकेंड मेरे पास लिस्ट 5 पन्ने की है, तो मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल विनोद शर्मा जी, हम कुछ ही देर पहले डिस्कशन कर रहे थे और इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आई थी कि शायद टॉप मिनिस्टर्स को शफल नहीं किया है, जो अब तक से कुछ घंटों पहले की जानकारी है, क्योंकि अगर उनमें कोई फेरबदल किया जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा खुद पीएमओ पर, क्योंकि सरकार, पूरी सरकार की वर्किंग पर पीएमओ का बहुत ही टाइट कंट्रोल है, प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकार चलती है, और अगर आप मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो चेंज करेंगे तो एक रिफ्लेक्शन होगा कि शायद जितना अच्छा काम होना था वो नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे रीशफल के बाद मैं एग्री नहीं करता हूँ इस आर्गुमेंट से। अनिल दवे को पर्यावरण मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस अगर कोर्स करेक्शन करना चाह रहा है तो वेलकम है। अगर कुछ मिनिस्ट्रीज के सुचारू रूप से चलने में कुछ बाधाएं आई हैं, कुछ अड़चने आई हैं, और अगर प्रधानमंत्री का कार्यालय या प्राइम मिनिस्टर उन अड़चनों को हटाना चाहते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि वेलकम स्टेप है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड इस बात में ज्यादा हूं कि ये जो बड़ी 5 मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस, डिफेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमर्स, पावर और पेट्रोलियम, इसमें कोई फेरबदल हुआ है? नहीं, पहली नजर में तो नहीं हुआ है। फेरबदल ये कह सकते हैं कि पीयूष गोयल साहब को अब पूरी तरह से पावर, मतलब माइंस और मिनरल भी अब उनके पास आ गई है। नहीं तो नो रियल चेंज, बल्कि उनको और ताकतवर बना दिया गया है, एक जगह कंसोलिडेट कर दिया। और अनिल दवे को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, और जो टॉप डेक है उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है कि उन्हीं के साथ पोर्टफोलियो था। आवाज आ रही है? जी जी। अरुण जेटली के पास 3 पोर्टफोलियो था, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो INB को अरुण जेटली से वापस ले लिया गया है या फिर ले लिया गया है, उनको अब वेंकैया नायडू के पास जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वेंकैया नायडू के पास संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी थी, वो वहां से ले आया गया है। ये जो टॉप मिनिस्ट्री थी, टॉप मिनिस्ट्री के टॉप 4 थे, उनको वहां से वापस, इसमें एक बदलाव जेटली और वेंकैया नायडू के पोर्टफोलियो किया गया। लेकिन टॉप के अलावा जो टॉप से कम थे, लेयर 2 लेवल के जो कह सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए HRD का बदलाव हुआ, स्मृति ईरानी से पोर्टफोलियो लिया गया, और दूसरा रविशंकर प्रसाद से टेलीकॉम मंत्रालय का वापस किया जाना। बड़ी खबर है कि कॉल ड्रॉप के मामले पर तो उनको कई बार कटघरे में लेना पड़ा था, राजनीतिक विवादों में फंसते रहते थे, विफलता बड़ी मानी जाती थी। अब उनसे कंफर्म हो गई ये खबर कि टेलीकॉम मंत्रालय उनसे ले लिया गया है। अब कॉल ड्रॉप जैसे मामलों की जिम्मेदारी मनोज सिन्हा पर होगी, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पर इस जिम्मेदारी को समझेंगे। तो बड़े जो मंत्री है उनमें कुछ इस तरह के बदलाव किए गए। सदानंद गौड़ा वापस चले गए कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री के बाद लॉ मिनिस्ट्री मिलना एक तरह से एक प्रमोशन ही है। लॉ मिनिस्ट्री बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री भी है। अनिल पद्मनाभन भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, आप कैसे देखते हैं इस पूरे रीशफल को? पूरी तरह से जो शक्लो सूरत है कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बदल दी गई है, और मिड टर्म में इतना बड़ा चेंज क्या संकेत देता है? 2 बड़े टेकअवेज हमको नजर आ रहे हैं। एक तो है जो आपके किसी और एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि वो न्यूक्लियस जो है ना, ये कोर न्यूक्लियस, फाइनेंस,
कॉमर्स, ये डिफेंस, होम, हाँ डिफेंस, इन पे प्रधानमंत्री ने इनको छेड़ा ही नहीं। तो ये कोर न्यूक्लियस जो कोर डिसीजन मेकिंग ग्रुप है सरकार का, उस पे कोई चेंज नहीं किया। चेंज किया है सेकंड और थर्ड रंग में, और इसमें जो है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का प्रिंसिपल साफ एम्प्लॉय किया है, नजर आ रहा है। जैसे कि एचआरडी में जो बदलाव किया है एक तो वो, और जो अभी एक विशेषज्ञ ने कहा कि टेलीकॉम में मनोज सिन्हा जी को जो रेलवेज में थे उनको यहाँ लेके आए हैं। तो इस तरीके से वो सेकेंड एंड थर्ड रंग में इन्होंने एफिशिएंसी प्रिंसिपल भी किया है। तो ये एक्सपेंशन एक तरीके से बहुत बड़ा पोर्टफोलियो 78 तक ले गए हैं कैबिनेट का स्ट्रेंथ, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किए, बट कोर इन्होंने न्यूक्लियस मेंटेन किया है। तो इन एक तरीके से अपने कोर टीम को एक तरीके से शाबाशी है प्रधानमंत्री का कि वो उनसे उनके काम से खुश है। आलोक जी, यहाँ एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। सब हमारी बातचीत चल रही है इतनी, आज का रीशफल और उसके बाद जो नया एडिशन आया और ये रीशफल, दोनों को मिलाकर देखें तो क्या लगता है, मोदी जी जो खुद करना चाहते थे वो कर पाए, आरएसएस की सुननी पड़ी, क्या दिखता है? नहीं, मुझे तो साफ दिखता है, और अभी विनोद शर्मा जी ने भी बात कही कि मोदी जी ने जो फोकस दिखाया है कि अब पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा मिक्स वो करके दिखाना चाहते हैं। सच बात यह है कि सरकार के 2-2.5 साल हो चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं। अब पब्लिक थोड़ा उबने लगती है इसके बाद, और सरकार के पास धीरे धीरे समय कम होता जाता है। शायद वो ये बात समझ गए हैं, और अब वो इस तरह से चीजों को देख रहे हैं, ऐसे अपने मोहरे बैठा रहे हैं जिससे कि सरकार बहुत तेजी से काम करती हुई नजर आए। अभी जैसे एक बात हुई कि कोर मिनिस्ट्रीज को नहीं छेड़ा है, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास जितना एडिशनल काम था वो उनसे लिया गया है, ताकि वो कोर फोकस वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग पे अपना दे सकें। ये तो उन्होंने खुद बहुत क्लियरली पहले कहा भी है कि आईएनबी मिनिस्ट्री एक एडिशनल मिनिस्ट्री है, वो जो टेम्परेरली संभाले। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो नजर आता है कि आप मेरिट पर और काम काज पर रिएक्शन लेते। सदानंद गौड़ा, उनको मिला था रेलवे मिनिस्ट्री, वो हटाया गया, लॉ मिनिस्ट्री दिया गया, वो हटाया गया, स्टेटिस्टिक्स दिया गया है। दूसरी तरफ आपने प्रकाश जावड़ेकर को ज्यादा भार दिया है, और मंत्रियों को जैसे रविशंकर प्रसाद को लॉ दिया है। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल, आप सही कह रहे कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री भी है, लेकिन एचआरडी के सामने एक छोटी मिनिस्ट्री मानी जाती है। टेक्सटाइल में विवादों की गुंजाइश बहुत, विवादों की गुंजाइश। तो एक जो मेरिट पर लगता है कि फोकस रहा है, और उसके बेसिस पर भी शफल पूरा हुआ है। काम कार्य को रिवॉर्ड किया गया, और कार्य में अगर पूरी तरह से वो खुश नहीं है तो उस तरह से एक मिनिस्ट्री चेंज की गई है। अनिल पद्मनाभन बहुत टफ टास्क मास्टर है प्राइम मिनिस्टर, ये एक मैसेज साफ तौर पर आ रहा है सामने। वो तो है, वो मीनिंग वो जो आप ये जो कैबिनेट मीटिंग भी होते हैं उनसे जो हमको जो लीक्स होते हैं उसमें भी साफ नजर आता है कि वो एक टास्क मास्टर रहे हैं। और जो आपने सही इसका पूरा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो स्पॉट ऑन है कि जो इन्होंने रिशफल किया है उसमें भी इशारे बिल्कुल साफ हैं कि परफॉर्मेंस पे फोकस। एंड आपको याद होगा उन्होंने निकलते ही स्वेरिंग इन के बाद यही एक उद्देश्य दिया था कि सबको अपने काम पे फोकस रखना है। तो डेफिनेटली एक टफ टास्क मास्टर है, वो स्टैंडर्ड अपने आप ही अपने पे इतने शक्ति प्रकट करते हैं। तो आई कैन इमेजिन कि बाकी टीम मेंबर्स से कैसा मतलब कैसे हाउ ही कंडक्ट हिमसेल्फ विद देम। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे कैबिनेट रीशफल को हम एक बहुत ही पॉलिटिकल प्रिज्म से देख रहे थे। इस तरह से देख रहे थे कि यूपी चुनाव के पहले ये मूव्स किए जा रहे हैं। तो एक तरफ पॉलिटिक्स के जो कंपल्शन हैं आलोक जी वो भी रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बहुत सारे ऐड किए हैं उत्तर प्रदेश से, सारे या तो ब्राह्मण फेस हो या ओबीसी हो, एससी, उनको ऐड किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कामकाजी मंत्रालय हैं उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। नहीं, बिल्कुल अच्छा मिक्स है। मैं इसमें कोई और जो लोग आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश के बहुत खास नाम अगर देखें, हमने मनोज सिन्हा का नाम लिया। मनोज सिन्हा ईस्टर्न यूपी के फेस हैं, वहां उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, भूमिहार वोटों में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो काम करते हैं। रेलवे में उन्होंने काम करके दिखाया है और उनको एक बहुत अच्छी काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें अगर वो 1.5 साल में कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे तो इस सरकार को, इस देश को फायदा होगा। इसी तरह संतोष गंगवार, मैंने बताया, वो जमीनी पकड़ है, रोहिलखंड इलाके में, वेस्टर्न यूपी में कुर्मी वोटों पर उनकी पकड़ है। तो पॉलिटिक्स, कास्ट, सारे इक्वेशन देखे गए हैं। लेकिन संतोष गंगवार जिस मिनिस्ट्री में काम करते हैं वहां उनके काम पर भी सवाल नहीं उठते हैं।
इसलिए उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिसमें वो बेहतर काम करके दिखाएं। पॉलिटिक्स है, राज्यों का दबाव है, आने वाले इलेक्शंस हैं, इन सबको ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है। चुनाव को भूलकर कोई आदमी सरकार चलाएगा तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं चला सकता है। स्क्रीन पे आलोक जी ये भी दिख रहा है कि अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है, तो अब ये देखना होगा कि अनुप्रिया को ये किस तरह से दिया गया है, क्या जेपी नड्डा हटे हैं और ये आई हैं या फिर राज्य मंत्री के तौर पे दिया गया है। लक्ष्मण, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं, अनुप्रिया बनेंगी तो राज्य मंत्री ही, अनुप्रिया कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इसलिए उनमें इस बात का तो कोई सवाल नहीं है कि वो जेपी नड्डा को हटाकर दिया गया होगा, लेकिन उनको साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय में जोड़ा गया। ओके, पूरी लिस्ट भी सामने आ गई है। काफी बड़े यहाँ पर फेरबदल हुए हैं और जो सबसे प्रोमिनेंट और जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी शायद वो है स्मृति ईरानी का एक बड़ा चेंज और रविशंकर प्रसाद का एक बड़ा चेंज, जिसको देखा जाएगा कि शायद उनके जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज थे उनमें वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए थे या शायद ज्यादा उम्मीदें थी और इसलिए वो चेंज है। मैसेज साफ है कि काम कीजिए, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और अगर पूरी तरह से परफॉर्मेंस नहीं रहा तो उसकी टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम है इस सरकार में। चलिए, तो इस चर्चा को अब यहीं खत्म करना होगा, लेकिन आज का दिन खबरों के लिहाज से बेहद बड़ा दिन रहा। पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार और अब उसमें एक बड़ा भारी रिशफल, जिसकी चर्चा अभी हमने बहुत विस्तार से की। तो चलिए इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।